Welcome to Bond Breakers Entry Test Preparations. MGCAT 2025 और नम्स 2025 फिजिक्स का आगाज हम आज से करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स को एक 360 डिग्री व्यू में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें सारी थियरी, उसके साथ साथ MDCAT के पास्ट पेपर्स और उसके साथ साथ मॉडल MCQs जो मैं समझता हूं, जो मेरा एक्यूमेन है, टेस्ट में आ सकते हैं, चाहे वो KPK का टेस्ट हो, पंजाब का टेस्ट हो, सिंध का हो या एक नेशनल MDCAT हो। तो हम अपनी इस फिजिक्स की जर्नी का आगाज वर्क, एनर्जी एंड पावर के चैप्टर से करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैं इसलिए स्टार्ट करा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने में कामयाब हो गया तो फोर्स एंड मोशन और वेक्टर्स का चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क के टॉपिक को। तो फिजिक्स में वर्क क्या है? वर्क, सबसे पहले वर्क को हम डिफाइन करते हैं एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली बात, यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट क्या है और ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ही क्यों डॉट प्रोडक्ट है। तो आइए अपने कॉन्सेप्ट को अनवाइंड करना स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स की, वेक्टर्स के चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, यहां पर ऐसे सुन ले सिर्फ, कि जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो एक स्केलर क्वांटिटी आपको मिले। ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किस चीज की डिस्प्लेसमेंट? ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा गलत होता है कि मैं एक बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है क्या वर्क डन में, या क्या पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है, या किसी और चीज की डिस्प्लेसमेंट होती है। जितने भी टीचर्स आपको ये कॉन्सेप्ट देके बॉडी, पार्टिकल या किसी और चीज की डिस्प्लेसमेंट होती है तो आपको गलत कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। बेसिकली यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है जिसका जिक्र हमारे पास आता है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब तक की बातें अगर आपको समझ नहीं आई तो इस विजुअलाइजेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉडी है, मैं उस बॉडी पे कुछ फोर्स F अप्लाई करता हूं, जिसका इसका अगर मास M है तो मैं इस पे कुछ फोर्स F अप्लाई करता हूं और मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूं आगे की तरफ। इतनी बात समझ आ रही होगी। अब होता क्या है कि मैं इसको फिजिक्स में इस पूरी बॉडी M को क्या लेता हूं? पॉइंट मास लेता हूं और मैं इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा होता हूं। इसलिए कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट इज नाइदर ऑफ बॉडी नॉर ऑफ पार्टिकल बट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास मास M है और यहां पे फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं तो मैं कंसीडर करता हूं फॉर अ सेकेंड कि होता क्या है कि ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पर आ जाती है और इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? D। ठीक है, इनिशियल पोजीशन इसकी थी I फॉर एग्जांपल और F, I और F के बीच में कितना डिस्टेंस है? वो है डिस्प्लेसमेंट D। अब मैंने फोर्स तो अप्लाई की, लेकिन मेरे पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो मेरा कंपोनेंट था वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल था, वो था Fx, और दूसरा जो मेरे पास था वो क्या था? Fy। अब आप मुझे सोच के बताएं कि इन दोनों फोर्स के कंपोनेंट्स में से इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है जिसकी वजह से ये बॉडी मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें और नोटिस करें तो यहां पर जो Fx है वो क्या है? इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्या है? इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम पीछे ये जो मैंने
थियरी डिवाइस की थी, इससे मैं क्या करता हूं, एक इक्वेशन डिवाइस कर लेता हूं, एफ डॉट डी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एफ का इफेक्टिव कंपोनेंट लगा देता हूं, एफ एक्स डॉट डी। तो ये जाएगा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस ऑफ थीटा। ये आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ते हैं, वेक्टर्स के चैप्टर में। मुझे उम्मीद है कि 9th में और फर्स्ट ईयर में आपने इतनी बेसिक नॉलेज गैदर की होगी कि आप इस सारी बात को समझ चुके होंगे। अब हम कुछ वर्क के बारे में ना बातें कर लेते हैं। वर्क, पहली चीज, वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये मैंने आपको पीछे प्रूफ कर दिया। दूसरी चीज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती टू कंप्लीटली एक्सप्लेन दैट क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके यूनिट्स के बारे में। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एमडी कैट और खास तौर पे नम्स में, कि आपको यूनिट्स के बारे में तमाम बातें पता हो। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जाउल। अच्छा जी, जाउल क्या है? सोचिए, जाउल ये है कि आपको पता है कि वन, अगर अगर मैं वर्क करता हूं तो मैं किस किस को मल्टीप्लाई करूंगा, एफ डॉट डी को। मुझे पता है कि एफ न्यूटन है और ये मीटर है, तो डब्ल्यू इक्वल टू न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर को मैं जाउल कहूंगा। अगर किसी को न्यूटन को भी खोलना है ना, तो इसको ऐसे कर लो, डब्ल्यू एफ इक्वल टू एम ए किलोग्राम, डब्ल्यू इक्वल टू किलोग्राम, आगे क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, W इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या, एक जाउल की वैल्यू आ जाती है। ये मैंने आपको इसलिए खोल के बताया है कि इसके बारे में टेस्ट्स में जरूर पूछा जाता है कभी कभार। मेरे अपने बहुत से ज्यादा ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट में और संडे टेस्ट में ये क्वेश्चन आया है कि 1 जाउल इक्वल टू कितना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, जाउल। अब हम बात कर लेते हैं इसके अदर यूनिट्स की। अदर यूनिट्स क्या क्या है इसके वर्क के? क्या आपको आपकी एकेडमीज में या जगह जगह पे जहां पे आप पैसे दे के पढ़े हैं, क्या उन्होंने आपको बताया है कि वर्क के अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं? तो मैं बता देता हूं, वर्क का CGS यूनिट है आपके पास अर्ग। ठीक है, CGS एक मेजरिंग सिस्टम है जिसमें जो आपके पास यूनिट है वर्क का वो है अर्ग। अच्छा, ये अर्ग क्या है भाई? अर्ग, जाउल चलो समझ आ गई थी, अब अर्ग क्या है? तो 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 7 जाउल, यानी कि 1 जाउल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। मेरी बात समझ आ रही है कि एक छोटा सा यूनिट है जिसमें आप वर्क को मेजर कर सकते हैं सीजीएस में। अच्छा, क्या और भी यूनिट्स होते हैं? हाँ भाई, और भी बहुत से यूनिट्स होते हैं। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो भाई हाजिर है, मैं बता रहा हूं। किलोवाट आवर होता है आपके पास, कैलोरीज भी वर्क का यूनिट होती हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपके पास एक वर्क का यूनिट माना जाता है। यार नाम तो बता दिए, अब थोड़ा बता भी दो कि भाई ये किलोवाट आवर क्या है। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल्स। मेगा समझते हो, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जाउल्स। कैलोरीज 4.18 जाउल्स, कुछ हेरा फेरी करके 4.2 जाउल्स कर लो अप्रोक्सीमेटली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर 19 जाउल्स। बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। एनर्जी का टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे ना, वर्क एनर्जी पावर में, तो मैं ये सारे जो चीजें ना आपको मैं प्रूव करके दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप इस याद कर ले। तो अब एमसीक्यू क्या आता है इसमें से? एमसीक्यू आता है कि इनमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है और इनमें से सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको रैंक कर लेते हैं। ठीक है, रैंकिंग सिस्टम कैसे होगा, उनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इनका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? किलोवाट आवर इज ग्रेटर देन कैलोरीज, इज ग्रेटर देन जाउल्स, इज ग्रेटर देन अर्ग्स, और सबसे छोटा यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वो सीक्वेंस है ना जो आपको याद रखना है। अब ये कैसे है? ये 10 पावर 6 है, ये
4.2 जाउल है, ये खुद 1 जाउल है, ये 10⁻⁻7 जाउल है, और ये जो है ना -19 है। ठीक है, तो ये इस तरह है, इसलिए इसको हमने ऐसे रैंक किया हुआ। आपने इसको याद कर लेना या इनकी वैल्यूज याद कर लेनी है, ताकि एमसीक्यू अगर ऑर्डर पे आए या एमसीक्यू ऐसी किसी चीज पे आए कि उसमें वैल्यू पूछी गई हो, तो आपको ये चीज जुबानी याद हो और आप इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक बात की थी कि एफ एक्स इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और एफ वाई जो है ना, यहां पर एफ वाई वो क्या कर रहा है, वो आपके पास वेट को बैलेंस कर रहा है। एफ वाई बैलेंसेस दी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट मेरे से रह गया था, लेकिन ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है, तो ये आप क्लियर कर ले अपना कॉन्सेप्ट कि एफ वाई बैलेंसेस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम बात करने वाले हैं मिनिमम वर्क और मैक्सिमम वर्क में। तो मिनिमम वर्क क्या होता है और मैक्सिमम वर्क क्या होता है? मिनिमम वर्क और मैक्सिमम वर्क, आपने ना दो चीजें याद रखनी है। पहले ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आपने कॉज के बारे में ना, कॉज के बारे में 3 चीजें याद रख ले फिलहाल। क्या 3 चीजें? 3 मुख्तलिफ एंगल्स पे इसकी क्या वैल्यूज आ। तो क्योंकि आपके पास एमडी कैट में अवेलेबल नहीं होता कैलकुलेटर, तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हुई हैं, शॉर्टकट्स हैं, आप उनको याद कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो पहली चीज ये, आपके पास कॉज लगता है किस में? कॉज लगता है आपके पास वर्क में। तो कॉज ऑफ 0 1 है, ठीक है। और आपने क्या करना है ना, कॉज ऑफ 0 अगर 1 है तो इस वैल्यू में आप कितना ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। साइन की वो वैल्यू सेम वैल्यू देगी। अभी मैं करता होगा, समझ आ जाएगा। कॉज ऑफ 0 1 है, तो 0 प्लस कितना 90 होता है? 90 क्या हो जाएगा? 1। कॉज ऑफ 90 क्या है? 0। तो साइन 0 आपके पास क्या है? 0। ठीक है, उसके बाद कॉज ऑफ 60 क्या है? 1/2। फिर साइन क्या होगा? 31/2। फिलहाल आप ये 3 वैल्यूज भी अगर याद कर लेते हैं ना, तो आपके बहुत से क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे और सॉल्व होने लग जाएंगे। ट्रिक कैसे याद रखनी है? अगर कॉज ऑफ 0 1 है तो 0 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा। 90 मतलब कॉज 0 और साइन 91 देगा। कॉज 90 0 देगा और साइन 0 0 देगा। कॉज 61/2 देगा और साइन 31/2 देगा। अब इस नॉलेज को यूज करके हम ये देख लेते हैं कि आपके पास वर्क कभी मैक्सिमम भी हो सकता है और कभी मिनिमम भी हो सकता है। तो मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं। मैक्सिमम वर्क आपके पास थियोरेटिकली तब होगा जब आपके पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे। कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये आपके पास एफ एक्स लग रहा है, और इसी डायरेक्शन में आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट लग रही है तो वो आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम वर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। W इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब होता है 0, और लफ्ज एंटी पैरेलल अगर आपके पास क्वेश्चन में यूज हुआ तो उसका मतलब होता है 180। तो W इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो क्या होगा? एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1, W इक्वल्स टू एफ डी। ये आपके पास क्या हो गया? मैक्सिमम वर्क। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम वर्क की। मिनिमम वर्क आपके पास तब होगा जब थीटा क्या होगा? 90 होगा। यहां पर थीटा क्या था? 0 था। थीटा 90 होगा। W इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ 90। W इक्वल्स टू एफ डी मल्टीप्लाई बाय 0, W इक्वल्स टू 0। ये बात हो गई। अब यहां पर देखिए, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं ये एफ डी 90 वाली की, लेकिन सबसे फेमस एग्जांपल है ना जो, वो मैं आपको करा देता हूं। वो ये है कि अगर एक बंदा है और वो बंदा जो है वो बकेट लेकर जा रहा है, बकेट लेके जा रहा है आगे की तरफ। बंदे ने बकेट उठाई है, तो इसका वर्क डन कितना होगा?
इसका वर्क डन आपके पास जीरो होगा क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो वेट की फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों परपेंडिकुलर है, आपके पास मिनिमम वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन की बहुत सी एग्जांपल्स कराने वाला हूं आगे, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं इसके ऊपर एमडी कैट के जो मैं आपको कराऊंगा। बस सिर्फ थोड़ा सा हौसला रखें, मैं आपको आगे सॉल्यूशंस कराता जाता हूं। अच्छा, अब हम यहां पर देखते हैं रिलेशंस बिटवीन वर्क एंड मैक्सिमम वर्क। अच्छा, ये सारी एंगल्स की छेड़खानी हम अभी करेंगे और आपने बस देखते जाना है, ठीक है, देखते जाएंगे, सही है। मैक्सिमम वर्क, इक्वेशन बनाते हैं मैक्सिमम वर्क की, पहले भी बनाइए दोबारा बनाते हैं। मैक्सिमम वर्क को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डब्ल्यू एम से, इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ जीरो, डब्ल्यू एम इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है, ये आ गया। अब हम वर्क को देखते जाते हैं। अगर इसको मैं इस चीज में पुट करूं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एम कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम इधर रिलेशंस बनाते जाते हैं। अगर आपके पास अगर आपके पास एंगल जीरो हो तो डब्ल्यू एम इक्वल टू डब्ल्यू होगा, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वर्क हो रहा है, ठीक है। बड़ी कॉमन सी बात है, मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास एंगल 30 हो, अच्छा जी, अब कॉज ऑफ 30 क्या होता है, बस इतना याद रख लो फिलहाल कि कॉज ऑफ 30 0.86 देता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एम कॉज ऑफ 30 इक्वल टू 0.86 इंटू डब्ल्यू एम, जाएगा 86% ऑफ मैक्सिमम वर्क। यहां पर आप तीसरी चीज याद कर लो, कहां पर था, इधर, कॉज ऑफ 30 इक्वल टू 0.86। बस फिलहाल ये समझ लो कि कोई चीज होती है, ठीक है। आगे करते जाएंगे क्वेश्चंस, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, कॉस 45 और साइन 45। अब 45 ऐड करो, क्या आता है, क्या आता है, 90 आता है कि नहीं आता है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो होती है 0.707, इसकी भी 0.707। तो वही चीज यहां में अप्लाई करते हैं। अगर क्या हो, एंगल 45 हो तो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एम कॉज ऑफ 45, तो हो जाएगा 0.707 इंटू डब्ल्यू एम, हो जाएगा 70% ऑफ मैक्सिमम वर्क, ठीक है। फिर 60 मैंने याद कराया था, क्या होता है 1/2, तो इधर हो जाएगा हाफ ऑफ वर्क, 50% ऑफ वर्क होगा किसमें, एंगल 60 पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लेजेंडरी 90, जीरो वर्क होगा इस पे, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज ये करता हूं कि आप अपने अपने कहीं ना कहीं से आप ना फोर्स एंड मोशन का चैप्टर तो पढ़ रहे होंगे, एफएससी में तो पढ़ के आए होंगे ना। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको देता हूं कि जो इन दोनों का ना एक इंटीग्रेटेड वर्जन है, फोर्स एंड मोशन ऑफ वर्क पर एनर्जी का, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए और आपको यह बताने के लिए कि यार फिजिक्स जो है ना वो आपने बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इक्वल्स टू 15 kg, 15 kg का बंदा है, इज डिस्प्लेस्ड by a force of 5 Newton. Initially at rest, work in 1 second of its motion. निकालो जी, वर्क निकालो, सोचो, पॉज करो वीडियो, उसको सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो, दिमाग चलाओ। ये क्वेश्चन आपके क्यूसीए के सर इजहार की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उनको यहां पे क्रेडिट दे देता हूं, क्यूसीए की बुक का क्वेश्चन है और ये बड़ा तगड़ा सवाल है, सोचो इस पे। जब हार मान लो तो दोबारा शुरू कर देना वीडियो, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब इसको मैंने जो करने का तरीका अपनाया मैं आपको वो बताता हूं। मैंने क्या किया है,
मैंने यहां पर यूज किया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इधर आंसर करने लगा हूं। आंसर हमें पता है S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो वी आई क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर मैं पूरे को क्या कर दूंगा, जीरो। तो जाएगा S इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। इतनी बात तो आपको कंप्लीटली क्लियर हो गई है ना। S हो गया इक्वल टू डी हो गया, डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट डी, है कि नहीं। तो मैं इधर डी की वैल्यू पुट कर देता हूं, W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय 1/2 ए टी स्क्वायर। समझ आई, इतनी बात तो समझ आई ना। अच्छा, अब यहां पर एक्सेलरेशन क्योंकि आपको वैल्यू में दी नहीं हुई, लेकिन आपको फोर्स और मास दोनों दिए गए हैं, और आपको पता है F इक्वल टू एम ए होता है और A इक्वल टू एफ बाई एम होता है। ठीक है, अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, W इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, एफ बाई एम हो गया, इंटू क्या आ गया, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर था। अच्छा, इतनी बात आपको तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, हो गई क्लियर। अब यहां पर क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय क्या है, एफ। तो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर हो गया इंटू टी स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय एम हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय एम हो गया। अब यहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। W इक्वल टू एफ क्या था, 5 × 5, 5 न्यूटन फोर्स थी। 15 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये 2m था ना, ये 2 भी है। अब इसको काटो। ठीक है, ये हो जाएगा 5/6। वर्क डन इज 5/6 चाहो। ये ना एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग वालों का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंजीनियरिंग वालों का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहां इसलिए कराया है, ये मैंने इसलिए कराया है कि आपको ये चीज समझ आए कि आपने पिछले चैप्टर का नॉलेज उठा के अगले चैप्टर में डालना है और फिर दोनों को साथ सोचना है। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर दो। लेकिन एक अप्रोच सीख के जाना यहां से कि मैंने कैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेने के बाद मैंने उसको वर्क के फॉर्मूला में पुट करके आपको आंसर निकाल के दिया। ठीक है, सिर्फ मैंने ये आपको सिखाने के लिए कि अप्रोच क्या होती है एक फिजिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो बताने की आपको कोशिश की है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि भाई मुख्तलिफ एंगल्स पे मुख्तलिफ वर्क हो सकता है। वर्क आपके पास क्या हो सकता है जी, पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्क आपके पास जी जीरो भी हो सकता है, और वर्क आपके पास जी नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी है तो फिर नेगेटिव कैसे है, ये बात कुछ समझ नहीं आई, मैं समझाता हूं। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब इसका एंगल 0 और 90 के बीच में होगा। अगर मेरे पास एक गाड़ी है और वो आगे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर रही है, अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय इंजन ऑफ द कार, वर्क डन बाय इंजन ऑफ द कार, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, तो यही चीज अगर मैं आपको प्रूव कर दूं कि यही चीज यहां पर नेगेटिव वर्क डन भी हो रहा है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रूव कर दो, सब्सक्राइब कर लेंगे मैक्सिमम, वो भी नहीं करते। अच्छा, गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और जो फ्रिक्शन की फोर्स है ना, फ्रिक्शन की फोर्स, वो इसके मोशन को अपोज करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो 180 डिग्री का बन रहा है। 90 से बड़ा और 180 तक जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे नेगेटिव वर्क डन देंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव।
अच्छा, समझ आ गई बात। यही गाड़ी जीरो वर्क डन भी कर रही है, यही सिनेरियो में जीरो वर्क डन प्रूव करके दिखाता हूं। ये गाड़ी क्या कर रही है, आगे जा रही है, इसका वेट किधर जा रहा है, नीचे डब्ल्यू। वर्क डन बाय वेट ऑफ द कार इज व्हाट, कार इज जीरो। बात समझ में आई। अच्छा, क्या दुनिया में और भी एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें वर्क डन जो है वो जीरो होता है? हाँ, दुनिया में ऐसी और एग्जाम्पल्स हैं। कभी नाम सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स का? सुना है। सेंट्री मतलब सेंटर, पीटल मतलब अट्रैक्ट करने वाली, ऐसी फोर्स जो कि सर्कल में मूव करती हुई बॉडी को सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, कैसे करती है? अगर मैं कहूं कि ये राउंड ट्रैक है और यहां पर एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, छुप छुप ट्रेन जा रही है, क्या ये ट्रेन है? अच्छा जी, मैं कहूंगा ट्रेन जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ना, वो टेंजेंट टू द मोशन है। ये थोड़ा ज्यादा ही टेंजेंट हो गया। ट्रेन जा रही है, उसका उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? उसकी डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंट। ठीक है, मान लो ये टेंजेंट है 2 सेकंड के लिए, टेंजेंट। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रही है, मतलब डी इस तरफ है और एफ इस तरफ है। ये दोनों कोई कोई 90 जैसा एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में? हाँ, बन रहा है। तो W इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 90 क्या होता है? W इक्वल टू 0। तो मैं यहां पर एक लाइन लिखने लगा हूं, पल्लू के साथ बांध लेना इस लाइन को। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, एक्सक्लेमेशन मार्क। कहीं भी सेंट्रीपिटल फोर्स आपसे पूछ लेना तो आपने कहना है कि भाई वर्क डन जो है ना वो जीरो है, बात खत्म। अच्छा, ये सारी बातें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली। मैं ये चाहता हूं कि आप ये सारी जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई है ना, इनको एक दफा रिवाइज कर लें और थोड़ा सा ना वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये एक दफा नजर बुक से देख के आए। क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में कुछ ऐसे तगड़े किस्म के एमसीक्यूज इंजीनियरिंग के ईटा में भी और पीएमसी के मॉडल क्वेश्चंस में भी हैं। उसमें आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी है और उसमें आपके पास वेक्टर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। उनकी आपको इतनी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर था। चैनल को फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को साथ साथ हम लेके चलने वाले हैं। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अभी थोड़ी देर बाद थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।